हेलो स्टूडेंट्स, विज्ञान के दूसरी क्लास में आपका स्वागत है। इससे पहले एक क्लास अपलोड हो चुकी है, आपने उसको देखा होगा। हमने एक भूमिका रख दिया था कैसे आपको पूरी पढ़ाई करनी है। हमने उस वीडियो में बात ये भी किया था कि यूपीएससी का सिलेबस क्या है। यूपीएससी के सिलेबस में विज्ञान, सामान्य विज्ञान का मतलब क्या है, उसमें व्यवहारिक ज्ञान क्या है और ट्रेंड एनालिसिस भी किया था, कितने क्वेश्चन आते हैं, उन सब पर हमने पूरी बात कर ली थी। और उसी क्लास को अब हम आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज क्लासिफिकेशन करके देखेंगे कि यूपीएससी किस सब्जेक्ट से कितना सवाल पूछ रही है। आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा मेरे पीछे, मैंने भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और प्रौद्योगिकी तीनों को अलग अलग करके यहाँ पर रखा है। और वो आंकड़ा मैं आपको दे रहा हूँ जो कोई और टीचर आपको नहीं देता है। आपको टीचर पहुँचते हैं, पढ़ाना शुरू कर देते हैं, लेकिन पढ़ाने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि किस विषय से कितने सवाल यूपीएससी पूछ रही है, क्योंकि उसके बाद ही आप अच्छी रणनीति बना पाएंगे। किस विषय पर ज्यादा आपको फोकस करना है, किस पर कम फोकस करना है, पूरी बात तभी आप समझ पाएंगे। तो पहले इस टेबल को देख लेते हैं और उसके बाद में हम ये समझेंगे कि हमारी जो आगे की तैयारी है उसकी रणनीति क्या होगी, कैसे हम पढ़ेंगे उसको। ठीक है, क्योंकि एक बार जब ये समझ के कितने सवाल कहाँ से आते हैं तो उसके बाद आपको ये समझना होगा कि सवाल की प्रकृति कैसे होती है, नेचर ऑफ क्वेश्चन कैसा होता है। नंबर ऑफ क्वेश्चन तो यहाँ से आप समझ जाएंगे, बट नेचर ऑफ क्वेश्चन आपको समझने के लिए अगली स्लाइड का इंतजार करना होगा। तो पहले ये देखते हैं फटाफट। ठीक है, यहाँ पर जो डेटा मैंने लिया है आप देख सकते हैं, 2013 से 2014, 15, 16, 17, 18 और 19 तक मैंने पूरा डेटा ले लिया है। भौतिक विज्ञान का सवाल अगर आप देखेंगे तो 2013 से लेकर के 2019 तक केवल 8 प्रश्न पूछा गया है। यहाँ भौतिक विज्ञान का मतलब ट्रेडिशनल भौतिक विज्ञान से है या सामान्य विज्ञान के सैद्धांतिक सवाल से है। जैसे आपका लाइट है, आपका मोशन है, या जो है और कोई टॉपिक आप ले लीजिए, तो उनसे जो सवाल बने डायरेक्टली तो उनकी संख्या केवल 8 है। कब से? 2013 से लेकर के 2019 तक। ठीक है, तो कुल मिलाकर के यहाँ पर बात क्या निकल करके आ रही कि भौतिक विज्ञान का जो है ग्राफ कहीं ना कहीं यूपीएससी ने नीचे गिराया है। क्योंकि आप यहाँ पर देखेंगे 2014 और 15 में तो 0 क्वेश्चन पूछा ही नहीं। ठीक है, उसके बाद में आप देखेंगे रसायन विज्ञान की तरफ अगर आप चलते हैं तो 2013 से लेकर के 2019 तक केवल 3 प्रश्न पूछे गए हैं। अब कई लोग सामान्य विज्ञान की तैयारी करते समय एकदम सर फुड़कुल कर लेते हैं रसायन विज्ञान पढ़ने की। सर आपने आवर्त सारणी नहीं पढ़ाया, सर आपने फला नहीं पढ़ाया, सर आपने ढिका नहीं पढ़ाया। अरे सर, जब आपको इतना बोझा दे देंगे तो क्या हो पाएंगे? मैं आपको आइंस्टीन के द्वारा शोध किए गए हर पत्र को पढ़ा दूं तो क्या उससे कोई आपका लाभ होगा? अरे आपको वैज्ञानिक नहीं बनना है, आपको आईएएस बनना है। तो आईएएस बनने के लिए यूपीएससी क्या चाहती है वो आपको जानना है। ये नहीं जानना है कि आइंस्टीन ने शोध करती करती क्या उनके ख्याल आए थे, कैसे उन्होंने किसी को जोड़ा था, उससे कोई मतलब नहीं है। वो जानना चाहिए किसको? एक स्कॉलर को जानना चाहिए जो रिसर्च कर रहा है। आप रिसर्च नहीं कर रहे हैं, आपको सामान्य विज्ञान जानना है। और उस सामान्य का मतलब क्या है कि यूपीएससी के ट्रेंड को समझना है, कहाँ से यूपीएससी सवाल पूछ रही है। ठीक है, अब अगर जीव विज्ञान का ट्रेंड देखेंगे तो जीव विज्ञान में 2013 में 6 प्रश्न, 2014 में 10 प्रश्न, 2015 में 3 प्रश्न, 2016 में 3 प्रश्न, 2017 में 2 प्रश्न, 2018 में 3 प्रश्न और 2019 में 3 प्रश्न। तो इसका मोटा मोटी आंकड़ा अच्छा है। यानी कि जो 3 विज्ञान आपके हैं सैद्धांतिक वाले, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, इनमें क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखते हैं तो यूपीएससी ज्यादा क्वेश्चन किससे पूछती है? जीव विज्ञान से पूछती है। जीव विज्ञान से पूछने के पीछे उसका रीजन क्या है आपको ये थोड़ा समझना होगा, क्योंकि क्रोनोलॉजी जब तक आप नहीं समझ पाएंगे आप उसको एज्यूम नहीं कर पाएंगे कि हाँ ये बात ऐसा हो सकता है। कई बार होता है कि आप देखते हैं आपको सब कुछ अच्छा लगता है, भाई ज्ञान तो अच्छा ही लगता है यदि आपका पढ़ने का मन करता है, लेकिन अपने आप को थोड़ा बांध के रखना होगा। आपको अपने हाथ पैर को, अपने दिमाग को, अपने मन को थोड़ा बांध के रखना होगा, टारगेटेड पढ़ाई करना होगा, तभी आप कम टाइम में ज्यादा आउटपुट निकाल पाएंगे। ठीक है, तो जीव विज्ञान से ज्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं। ठीक है, और उसका रीजन क्या है? क्योंकि यूपीएससी क्या बना रही है? एक पॉलिसी मेकर बना रही है। और पॉलिसी मेकर का काम क्या होता है? इस लोकतंत्र का, इस देश का, इस राष्ट्र का सेवा करना। और इस राष्ट्र का आधारभूत कौन है?
मानव है, जनसंख्या है, लोग हैं, हम और आप हैं, तो हम और आपके जीवन से जुड़ा हुआ सबसे जरूरी चीज क्या है? जीव विज्ञान है। क्योंकि जीव विज्ञान किसका अध्ययन करता है? जीवों का अध्ययन करता है। तो बहुत ही सिंपल है इस चीज को समझना कि यूपीएससी ज्यादा सवाल जीव विज्ञान से क्यों पूछती है, वो मानविकी से ज्यादा सवाल क्यों पूछती है? क्योंकि वो प्रभावित करता है लोगों को। लोग से बना है डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी सरकार का रूप है, और आईएएस या आईपीएस हो, आईआरएस हो, आईएफएस हो, चलाना किसको है? पॉलिसी किसके लिए बनाना है? इन्हीं लोगों के लिए बनाना है। इसीलिए आपको जीव विज्ञान पर ज्यादा फोकस करना होगा अपेक्षाकृत भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान की। उसके बाद में उससे भी एक बड़ा है टॉपिक जहां से ज्यादा सवाल आते हैं, वो क्या है? वो है आपका ये सेक्शन, यानी कि प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी वाला सेक्शन। आप देख सकते हैं कि शुरुआत में क्वेश्चन कम आ रहे थे। 2013 में आप देखेंगे तो केवल 2 प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में देखेंगे 2014 में 8 प्रश्न, 2015 में 9 प्रश्न आ रहे हैं, 2016 में 10 प्रश्न हैं, 2017 में 3 प्रश्न हैं, 2018 में 11 और 2019 में 7 प्रश्न आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर के आप अगर औसत निकालेंगे तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन किससे पूछे गए? 2013 के बाद में टेक्स्ट से पूछे गए, यानी कि प्रौद्योगिकी से पूछे गए। प्रौद्योगिकी क्या है? विज्ञान का व्यवहारिक रूप है। जो अवधारणाएं विज्ञान में है, जब उसको व्यवहार में ला करके इंसान प्रयोग करने लगता है तो वो टेक्नोलॉजी बन जाता है, वो प्रौद्योगिकी बन जाता है, वो टेक कहलाता है। और उससे ज्यादा सवाल यूपीएससी पूछ रही है। यहाँ पर फिर से मैं वही ज्ञान आपको दे रहा हूँ कि जरूरी क्या है? जरूरी है ह्यूमन डेवलपमेंट, जरूरी है जनसंख्या, जरूरी है लोग, क्योंकि पॉलिसी उन्हीं के लिए बनाना है। और प्रौद्योगिकी का काम क्या है? लोगों के काम को आसान बनाना। आप सोचिए, अभी कितने मशीन आपको दिखाई देते हैं। आप किसी शहर में एक जो है एक हफ्ते किसी रास्ते से गुजरते हैं और 2 हफ्ते की छुट्टी ले लेते हैं तो आपको एक ब्रिज नजर आता है, और आप सोचते हैं कि मैं कैसे कंस्ट्रक्शन में बहुत टाइम लगता था। पहले हम लोग घर बनते थे, एक एक महीना लगता था, तब जाके 4 दीवार और छत बनकर तैयार होते थे। ऐसी ऐसी मशीनें आ गई भाई साहब की 24 घंटे में बिल्डिंग बना के खड़ी कर देती हैं। तो उससे क्या हुआ? ह्यूमन डेवलपमेंट हुआ, ठीक है। कार्यबल आपका बचा, एनर्जी आपकी बची, सही टाइम से काम हो गया और उसका इस्तेमाल शुरू हो गया। तो कुल मिलाकर के प्रौद्योगिकी जो है उसकी बहुत बड़ी भूमिका है। यही नहीं, जो प्रौद्योगिकी आप देखेंगे तो मेडिकल के क्षेत्र में आज क्या है कि डॉक्टर आपके शरीर के हर अंग तक पहुंच जाता है। किसकी देन है? टेक्नोलॉजी की देन है। पहले हम जानते थे कि हाँ जो है कोशिका होती है, उसका विभाजन होता है, उसका ये चीजें होती है, फला बीमारी होता है, टीका बीमारी होता है, लेकिन वहां तक पहुंचे कैसे डॉक्टर? दवाई से तो सब कुछ ठीक नहीं हो जाता। अगर दवाई से सब कुछ ठीक हो जाता तो शल्य चिकित्सा का जरूरत क्या था? ऑपरेशन जो होता है, या हर जगह पर डॉक्टर पहुंचना क्यों चाह रहे हैं? क्योंकि सब चीज का इलाज दूर से नहीं हो सकता है। तो प्रौद्योगिकी ने इतना आसान कर दिया हर चीज को कि डॉक्टर मशीन के द्वारा आपके शरीर के एक एक बिंदु को देख सकता है, वो चाहे अंदर का हो या बाहर का हो, उसका बेहतरीन इलाज हो सकता है। तो ये किसके लिए फायदेमंद है? ह्यूमन के लिए, ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए फायदेमंद है। यूपीएससी सवाल कहां से पूछेगी? वहीं से पूछेगी, क्योंकि वो आपको पॉलिसी मेकर के रूप में तैयार कर रही है। तो कुल मिलाकर के फाइनली एक ट्रेंड देखते हैं कि 2013 से लेकर के 2019 के बीच में जो प्रश्न मोटा माटी बन रहा है उसका अगर एवरेज आप निकालेंगे तो 10 से लेकर के 15 प्रश्न के बीच में पूछे जाते हैं विज्ञान से। और उसमें सबसे ज्यादा रोल किसका है? टेक्नोलॉजी का है, प्रौद्योगिकी का है। और उसके बाद में सबसे ज्यादा रोल किसका है? जीव विज्ञान का है। तो फोकस आपको सब पे करना है। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि आप भौतिक विज्ञान ना पढ़िए, आप रसायन विज्ञान छोड़ दीजिए, ऐसा करते ही कोई नहीं कह सकता है। क्योंकि यूपीएससी ये सवाल पूछ भी सकती है। एक सवाल पूछ लिया, 2 सवाल पूछ लिया तो नुकसान ही तो है आपका। पढ़िए, लेकिन ज्यादा फोकस वहां कीजिए जहां से ज्यादा सवाल आते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा तार्किक होकर के जब आप कोशिश करेंगे समझने की चीजों को तो आसान हो जाती है। कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है यूपीएससी के ट्रेन को समझना, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन कितने आते हैं, किस सब्जेक्ट से आते हैं, और यहाँ से आप एक चीज क्या सीख पाए कि हमें ज्यादा फोकस कहाँ पे करना है। अब चलते हैं नेचर ऑफ क्वेश्चन पर, उसको समझते हैं कि नेचर ऑफ क्वेश्चन क्या है। वहां से आपको और मजा आएगा कि यूपीएससी अब तो चुटकी में हम निकाल करेंगे, ठीक है। तो अगली स्लाइड में हम ये देखेंगे कि नेचर ऑफ क्वेश्चन यूपीएससी का क्या है और उस सवाल कैसे पूछती है, ठीक है। तो हम अगली स्लाइड में आपको वही दिखाते हैं, ठीक है।
मैं टेक्निकली थोड़ा वीक हूँ, तो कहीं जब स्लाइड चेंज करूँगा तो थोड़ा सा आप पेशेंस रखेंगे, ठीक है। बाकी देखते हैं कि अब जो है महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है आपके लिए, वो आपको समझना है। तो यहाँ पर मैंने मेंशन किया महत्वपूर्ण टॉपिक जो है, ठीक है। अब महत्वपूर्ण टॉपिक किसको आप कहेंगे, कौन चीज इंपॉर्टेंट है। तो ये पूछते हैं ना कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्या जरूरी है, किसके बिना काम नहीं चल सकता है। तो हमने स्टार बना के लिख लिया, और सबसे पहले क्या लिखा, धारणीय विकास लिखा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, एक ऐसा विकास जो वर्तमान के मानव की सेवा करे, लेकिन संसाधन को उतना छोड़ दे कि आने वाली पीढ़ियों को भी उनका हिस्सा मिल जाए। दैट इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि धारणीय विकास, ठीक है। तो धारणीय विकास क्या है कि जैसे आप पेड़ काट रहे हैं, ठीक है। पेड़ आप जानते हैं हमारे लिए बहुत फायदेमंद है, हमें ऑक्सीजन मुफ्त में देता है, उतना ऑक्सीजन खरीदने की औकात नहीं है इंसान की, ठीक है, जितना ऑक्सीजन को पेड़ फ्री में दे देता है, ठीक है। तो पेड़ आप काटेंगे तभी लकड़ी का कोई सामान बना पाएंगे। तो एक द्वंद पैदा होता है कि अगर हम पेड़ नहीं काटेंगे तो चेयर कैसे बनाएंगे, या जो लकड़ी की बहुत जरूरत की चीजें वो कैसे बनाएंगे। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के तहत काट लीजिए भाई, आप एक पेड़ काट लीजिए लेकिन 5 पेड़ लगा दीजिए, ठीक है, कि 10 साल बाद वो पेड़ बड़े हो जाए और जो आने वाली पीढ़ी है उसके हिस्से का पेड़ समाप्त ना हो। इसे कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। और पूरी दुनिया या दुनिया के अग्रणी देश जो जिनको इससे कोई मतलब नहीं है, कि जो कट्टरता में लगे हुए हैं, जो फर्जी की चीजों में लगे हुए, उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। जो नेशन डेवलप करना चाहते हैं, जेन्युइन डेवलपमेंट चाहते हैं, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर विचार कर रहे हैं, ठीक है। जो पेरिस का क्लाइमेट चेंज का पूरा जो फंक्शनिंग काम था, जो वहां पर चर्चा हुई, उसका भी मूल उद्देश्य यही था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए। ऐसा डेवलपमेंट जिससे वर्तमान की आवश्यकताएं पूरी हो और भविष्य के लिए संसाधन बचा रह सके। इंडिया एक डेवलपिंग नेशन है, एक विकासशील देश है, और वो विकसित तभी बन सकता है जब वो अपने संसाधन का तार्किकता के साथ प्रयोग करे। क्योंकि हमारे पास बहुत नहीं है, बहुत होता तो हम तो अमेरिका होते, हम विकसित होते। तो हमारे पास जितना है और जो है उसका सर्वोत्तम उपयोग करना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना होगा, हमें अच्छे से रिसर्च करके काम करना होगा कि क्या हमारे लिए फायदेमंद है और क्या हमारे लिए नुकसानदेह, ठीक है। तो सबसे पहला बिंदु हमने यहाँ पर लिखा मानव संसाधन विकास, ठीक है। तो मानव संसाधन विकास सबसे जरूरी चीज है। क्यों, आप जानते हैं कि हम दुनिया में जनसंख्या के मामले में दूसरे नंबर पर है। नंबर 1 पर चाइना है, दूसरे पर हम जनसंख्या में, ठीक है। तो हमारे पास भर भर की जनसंख्या है। आप रेलवे स्टेशन पे चले जाइए, आप हॉस्पिटल में चले जाइए, आप जिम में चले जाइए, आप स्कूल में चले जाइए, आप कहीं भी चले जाइए, लोग ही लोग हैं, यानी कि लोग कहीं नहीं पढ़ रहे हैं। तो कई बार टेंशन हो जाता है कि भैया जनसंख्या बहुत ज्यादा है, उसको कैसे मैनेज करें। तो अपनी समस्या को क्या है, अपना हथियार बना लीजिए, ठीक है। मोदी जी भी कहते हैं, क्या कहते हैं कि समस्या जब आए तो उसमें अवसर तलाश हो, कि जो समस्या है उससे क्या निकल सकता है, अच्छा क्या हो सकता है। तो समस्या हमारे पास क्या है, पॉपुलेशन। अगर उसी पॉपुलेशन का इस्तेमाल करके हम दुनिया के सबसे बड़े मार्केट बन जाए, हम दुनिया के सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर बन जाए, हम दुनिया के सबसे बेहतर वैज्ञानिक पैदा करें, हम दुनिया का सबसे बेहतर रिसर्च पैदा करें, क्योंकि हमारे पास लोग ज्यादा हैं, युवा शक्ति है, तो हम सबसे आगे हो सकते हैं, हम विकसित हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, तार्किक बात हो सकते हैं। क्योंकि हमारे पास युवा हैं, उनके अंदर एनर्जी है, उनके अंदर विजन है काम करने का। बस जरूरत क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट का, मानव संसाधन विकास का, ठीक है। और वो कैसे होगा, उसके 3 स्तंभ हैं, भोजन, शिक्षा और स्वास्थ्य। ये 3 स्तंभ हैं जिससे मानव संसाधन विकास हो सकता है। अब उसमें टेक्नोलॉजी का क्या रोल है, मैं ये सब क्यों आपको बता रहा हूँ, क्योंकि यूपीएससी यही आपको घुमाती है और आप समझ ही नहीं पाते हैं कि वो आपको घुमा कहाँ से रही है। चरखी बनी हुई, आप चरखी बन जाते हैं, घूमते रहते हैं, नहीं पकड़ पाते हैं। मैं आपको वो चीज बता रहा हूँ जो भारत को चाहिए, और जो भारत को चाहिए वो पॉलिसी मेकर को चाहिए, जो पॉलिसी मेकर को चाहिए यूपीएससी वैसे सवाल पूछती है, और उस सवाल ही तो आपको समझना है। यदि आपको पॉलिसी मेकर बनना है, यदि आपको आईपीएस बनना है, ठीक है, तो आपको वही तो चाहिए। तो वो अगर आपको चाहिए तो आपको वही ट्रेंड समझना पड़ेगा जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो मानव संसाधन विकास भारत का लक्ष्य है, और उसके 3 स्तंभ हैं, भोजन, शिक्षा और स्वास्थ्य, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए, भोजन किससे संबंधित है, कृषि से।
अब कृषि में क्या होगा कि कृषि का क्षेत्र कितना है, उसकी समस्याएं क्या क्या है। तो जैव प्रौद्योगिकी, सवाल यूपीएससी कहाँ से पूछेगी, जैव प्रौद्योगिकी से पूछेगी, बायोटेक्नोलॉजी से पूछेगी। दूसरा आप देखेंगे अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का क्या मतलब है, अब आप सोच रहे होंगे कृषि में अंतरिक्ष का क्या योगदान है। बहुत योगदान है भाई साहब। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के माध्यम से एरिया का पता लगता है, कितने एरिया में क्या फसल हो रहा है, किस एरिया में क्या हो रहा है, यानी कि पूरा कह सकते हैं कि उसका गणना करने के लिए, पूरा आकलन करने के लिए स्पेस टेक्नोलॉजी का यूज हो सकता है। और यूपीएससी सवाल भी यहाँ से पूछती है। तो मैं कंक्लूजन क्या निकाल रहा हूँ, ये सारी चीज समझा करके यूपीएससी के नेचर ऑफ क्वेश्चन तक आपको लेके जाना है, ताकि आप उसको समझ पाए यूपीएससी सवाल पूछती कहाँ से। ठीक है, आगे देखेंगे स्वास्थ्य। हमने 3 स्तंभ बताया, भोजन, शिक्षा और स्वास्थ्य। तो भोजन में आपने देखा कृषि, कृषि में जैव प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी यानी कि बायोटेक और स्पेस टेक। शिक्षा में आप देखेंगे हमारे पास संसाधन का अभाव है, या यूं कहें सीधे सीधे पैसा की कमी है। अब पैसा की कमी है तो कम पैसे में ज्यादा बेहतर कैसे किया जाता है, ऐसे किया जाता है कि आप 20 बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी बना लीजिए और उन यूनिवर्सिटी में लेक्चर को नियुक्त कर दीजिए। वो लेक्चरर क्या करेंगे, नागालैंड में बैठे, बिहार में बैठे, केरल में बैठे किसी लड़के को सैटेलाइट द्वारा दिल्ली से पढ़ा दें। तो पहली बात तो वो लड़का अपने घर पे बैठ के पढ़ लेगा अच्छे से, उसको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, उसका खर्चा बचेगा और आपको इंस्टीट्यूशन बनाना नहीं पड़ेगा। आप कम इंस्टीट्यूट बना करके ज़्यादा प्रोडक्टिविटी पैदा कर सकते हैं। अब इसमें चाहिए क्या, स्पेस टेक्नोलॉजी चाहिए। ठीक है, क्योंकि सैटेलाइट आपको ज़्यादा बनाने हैं। सवाल यूपीएससी कहाँ से पूछेगी, स्पेस टेक्नोलॉजी से पूछेगी। यही आप चकमा खा जाते हैं और यही नॉर्मल सी चीज़ आप समझ लीजिए तो यूपीएससी को भी आप घुमा सकते हैं, आप भी अगले आईएएस आईपीएस हो सकते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे शिक्षा। शिक्षा पर मैंने बात कर लिया। और स्वास्थ्य में आप देखेंगे तो स्वास्थ्य में क्या है कि जो आपका कार्यबल है, जैसे मैं हूँ तो मैं बेहतर तब पढ़ा पाऊंगा जब मैं बेहतर तरीके से महसूस करूंगा, यानी कि मैं स्वस्थ हूँगा, मुझे फीवर नहीं होगा, मुझे कहीं चोट नहीं लगी होगी, मैं स्वस्थ होऊंगा तो आपको अच्छी शिक्षा दे पाऊंगा। इसी प्रकार आप स्वस्थ होंगे तभी आप तैयारी कर पाएंगे, तभी आप जाकर के एग्जाम देंगे और तभी आप आईएएस बन के देश की सेवा कर पाएंगे। तो स्वास्थ्य भी बहुत अहम है, किसके लिए, भारत के विकास के लिए। तो पॉलिसी मेकर के ध्यान में उसको भी लेकर के चलना होगा। ऐसे में जरूरी क्या है कि स्वास्थ्य पर भी ध्यान दिया जाए। जब स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे तो जरूरत किसकी पड़ेगी, जीन थेरेपी की जरूरत किसकी पड़ेगी, मानव के शरीर में अंदर जाने की। और एक कौन सिखाएगा आपको, बायोटेक, जैव प्रौद्योगिकी। फिर से यूपीएससी जैव प्रौद्योगिकी पर लेके आएगी और सवाल दाग देगी आपसे और आप चकमा खा जाएंगे यदि ये वीडियो आप नहीं देखेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार आपको कनेक्ट करना है कि भारत को क्या चाहिए और उससे आप ये समझ पाएंगे कि यूपीएससी को क्या चाहिए। वो समझ गए तो फिर जिंदगी बल्ले बल्ले हो जाएगी। ठीक है, तो पहला जो हमने स्टार लगाया था वो मानव संसाधन विकास पे लगाया और उसको हमने समझ लिया कि यूपीएससी सवाल यहाँ से क्यों पूछती है। ठीक है, थोड़ा सा आगे हम बढ़ते हैं और अब बात करेंगे ऊर्जा स्वतंत्रता की। ऊर्जा स्वतंत्रता का क्या मतलब है, थोड़ा सा इसको मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, स्लाइड पर आ जाते हैं और ठीक है स्लाइड पर आ गए हैं। तो ऊर्जा स्वतंत्रता, जो दूसरा पॉइंट हमने लिखा ऊर्जा स्वतंत्रता लिखा, तो जैसे आपको कार्यबल का अच्छा इस्तेमाल करना है तो आपको एनर्जी फ्रीडम देना होगा। मैं अभी आपको जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो एक सिस्टम से कर रहा हूँ। कैसे चल रहा है, एनर्जी से चल रहा है। ठीक है, तो एनर्जी मुझे जितनी चाहिए उतना अगर हमें सरकार प्रोवाइड करवा दे तो मैं फाड़ सकता हूँ, यानी जो जो कुछ मैं चाहूँ वो कर सकता हूँ और आप भी कर सकते हैं। तो सरकार को ऐसे कुछ काम करने हैं जहाँ पर एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा हो और वो सस्टेनेबल हो। कैसी हो, सस्टेनेबल हो। तो सवाल आपसे कहाँ पूछा जाएगा, एनर्जी से रिलेटेड सवाल पूछा जाएगा कि कैसे एनर्जी ज़्यादा हो और वो सस्टेनेबल हो। समझ में आ रहा है ना। तो जब आप कोई टॉपिक पढ़ रहे होंगे साइंस का तो एनर्जी को वहाँ से कोरिलेट कर पाएंगे और यूपीएससी के भी वो अपने आप डूबते हुए चले जाएंगे। अगला जो स्टार मैंने लगाया वो उद्योग पर लगाया और इसका यूरो बना दिया, क्योंकि उद्योग बहुत जरूरी चीज है किसी देश के विकास के लिए, क्योंकि सब कुछ उसी पर टिका होता है, उद्योग पर ही सब कुछ टिका होता है। अब उद्योग में आप देखेंगे सर्विस सेक्टर यानी कि सेवा से संबंधित उद्योग, अंतरराष्ट्रीय वाणिज्य यानी कि
जो चीज आप जो है बना रहे हैं उसका अंतर्राष्ट्रीयकरण आपको करना होगा। जैसे मान लीजिए कि हमने स्पेस टेक्नोलॉजी में बेहतर काम कर लिया, तो हम क्या करेंगे, दूसरे देश का सैटेलाइट भेजेंगे, वहां से झमाझम पैसा आएगा, देश का रेवेन्यू बढ़ेगा, बाहर से पैसा आएगा, और जो पैसा हम दूसरे देश को देते थे वो बचा ले जाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं इंडिया के डेवलपमेंट में काम करेगा। और इंडिया के डेवलपमेंट का जो रूल है, जो पॉलिसी है, जो तरीका है, यूपीएससी भी वही तो चाहती है कि हमारे पॉलिसी मेकर वही समझे। और उसकी पॉलिसी मेकर कौन है? आप लोग जो आईएएस बन करके जाएंगे, तो सवाल कहाँ से आएगा? इसी सेक्टर से आएगा, ठीक है ना। इसके अलावा पर्यावरण संरक्षण बहुत जरूरी चीज है। मैंने पहला लाइन क्या लिखा था? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बिना अच्छे पर्यावरण के विकास नहीं हो सकता है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर हमें ध्यान देते हुए पूरी बात हमें समझनी पड़ेगी, और यूपीएससी इसीलिए बहुत फोकस कर रही है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड जितनी भी चीजें, एनवायरमेंट से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, उन पर यूपीएससी बहुत फोकस कर रही है। तो हमारी टोटल तैयारी कैसी होगी? इसी बेस पर होगी कि यूपीएससी क्या चाहती है, और अल्टीमेटली इंडिया के डेवलपमेंट के लिए क्या चाहिए, और वो ध्यान में रखते हुए आप साइंस और टेक की पढ़ाई करेंगे। 15 में से गिरे हार में 12 से 13 सवाल आप सही करके आएंगे, और पूरी तैयारी भी हम उससे करवाने वाले हैं आपको, ठीक है। जो सेक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन पर ज़्यादा फोकस करेंगे, जो कम इंपॉर्टेंट है उन पर कम फोकस करेंगे, क्योंकि दीवार में धक्का मारने से दीवार नहीं गिरती है। मेहनत आपको वहाँ पे करना है जहाँ आपको रिजल्ट बेहतर मिल सके। तो मिलते हैं अगली क्लास में, पढ़ाई वहीं से प्रारंभ करेंगे। इन 2 वीडियोस में, जो एक कल आपको मिली थी, एक आज मिली है, इन दोनों में आपने वो सब कुछ समझ लिया जो पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले इस विषय में आपको समझना था। मिलते हैं अगली क्लास में, पढ़ाई वैसे स्टार्ट करेंगे। पहला वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बिल्कुल मिस मत करिएगा। जो नए लोग अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई पैसा नहीं लगता है, कोई फ्रॉड नहीं है, कोई फीस नहीं है। भाई साहब जुड़ जाइए और फ्री में मौज लीजिए पढ़ाई का, अपनी जिंदगी संभालिए, ठीक है। बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे तो नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएगा, कोई टेंशन नहीं हो, जैसे वीडियो अपलोड होगी आपको मिल जाएगा। बाकी इन दोनों वीडियो को देख करके आपकी राय क्या बन रही है वो आप कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।